सैन डिएगो जाते समय कैल और उसकी बहन बेकी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वे घर से भाग रहे हैं क्योंकि बेकी 6 महीने की गर्भवती है और उनके माता पिता ने इसे अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया। बेकी अपने फैसले पर दोबारा विचार कर रही थी कि अचानक उसे उल्टी आने लगी, इसलिए कैल ने उसे उल्टी कराने के लिए एक चर्च के पास गाड़ी रोक दी। जब वे जाने ही वाले थे, बेकी ने कहा कि उसे लंबी घास में एक लड़के के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। कैल ने चर्च के पास गाड़ी खड़ी कर दी और भाई बहन ने बात की, जिससे उन्हें पता चला कि लड़का कई दिनों से घास में फंसा हुआ है। उसी समय सड़क के किनारे एक किताब दिखाई दी और घास में एक महिला की आवाज भी सुनाई दी जो लड़के को चिल्लाना बंद करने के लिए कह रही थी। आवाज की तीव्रता से कैल को लगा कि लड़का सड़क के पास है और उसने मदद के लिए घास में जाने का फैसला किया। बेकी उसके पीछे गई और 911 पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर गई, नेटवर्क चला गया। जब उसने अपना फोन रखा तो बेकी को एहसास हुआ कि कैल घास में खो गया है। वह अपने भाई को ढूंढने के लिए जोर जोर से बोलने लगती है और सुझाव देती है कि वे वापस कार में चलें क्योंकि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पहले उन्हें फिर से मिलना है, इसलिए बेकी जोर से एक पुरानी शरारती कविता सुनाती है, लेकिन इससे कैल भ्रमित हो जाता है। पहले उसकी आवाज उसके दाहिनी ओर से आती है, फिर अचानक उसकी आवाज उसके बाईं ओर से आने लगती है। इसके बाद वे एक दूसरे का पता लगाने के लिए कूदने का फैसला करते हैं। पहली छलांग में वे एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन दूसरी छलांग में वे अचानक बहुत दूर हो जाते हैं, भले ही वे चले न हों। कूदने के बाद बेकी कीचड़ में गिर जाती है और घबराया हुआ कैल उसकी मदद करने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। अब कैल खुद कीचड़ में गिर जाता है और वह फ्रेडी नाम के एक मरे हुए कुत्ते को देखकर बेकी चौंक जाती है, जिसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थीं। ऐसा लगता है कि वह काफी समय से यहीं पड़ा था। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन भाई बहन न तो एक दूसरे को ढूंढ पाते हैं और न ही बाहर निकलने का रास्ता। सूरज ढलने के साथ ही वे मान लेते हैं कि वे घास के मैदान में फंस गए हैं। बेकी अपने भाई को फिर से बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत थक जाती है, इसलिए वह कैल के आने का इंतजार करने बैठ जाती है। अचानक घास के बीच एक डरावनी आकृति दिखाई देती है, लेकिन वह रॉस नाम का एक आदमी होता है जो उसे मैदान से बाहर निकालने में मदद करने की पेशकश करता है। वह बताता है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन वह अभी तक निकला नहीं है क्योंकि वह अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ रहा है, जिनकी आवाज भाई बहन ने पहले सुनी थी। बेकी उससे सावधान रहती है, लेकिन उसके पास उसकी मदद स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं होता, इसलिए वे दोनों मिलकर कैल को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ और समय बीत जाता है और कैल बेकी को बुलाता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब वह निराश होकर बैठा होता है, तभी अचानक कुछ उसे चौंका देता है। यह टोबिन है, वही लड़का जो पहले मदद के लिए पुकार रहा था। वह कैल को दिलासा देता है और कहता है कि मरने के बाद चीजों को ढूंढना आसान हो जाता है। कैल घबराकर पूछता है कि क्या टोबिन ही उन्हें खेत में ले गया था, लेकिन टोबिन कहता है कि वह और उसका परिवार इसलिए अंदर गए क्योंकि उन्होंने भी एक आदमी को मदद के लिए पुकारते सुना था और उसे नहीं पता कि वे यहाँ कब से हैं। टोबिन कहता है कि उसकी बहन जल्द ही मर जाएगी और कैल सोचता है कि लड़के को कैसे पता कि बेकी उसकी बहन है। टोबिन जवाब देता है कि पत्थर ने उसे सच बताया। जाहिर है यह पत्थर ही है जो आपको घास की आवाज सुनना सिखाता है और इसी तरह आपको चीजों के बारे में पता चलता है। फिर टोबिन कैल को बेकी के पास ले जाने लगता है। इस बीच रॉस और बेकी उसके बच्चे के बारे में बात करते हैं और रॉस अनुमान लगाता है कि बच्चे का पिता उसके साथ नहीं है। चलते चलते बेकी को जमीन पर दवा की बोतलें और कैंची मिलती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वे वहां कैसे पहुंची। वह दोबारा देखती है तो उसे पता चलता है कि रॉस अब वहां नहीं है। वह उसे पुकारने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वह कैल को पुकारने लगती है। जब वह किसी सुराग की तलाश में इधर-उधर देख रही होती है,
तभी अचानक कोई उसे पकड़कर घास के मैदान में ले जाता है। टोबिन कैल को एक छोटे से इलाके में ले जाता है जहां घास नहीं है और बीच में एक रहस्यमयी विशाल चट्टान है। टोबिन कैल को उसे छूने के लिए कहता है, लेकिन जब कैल पास आता है तो उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है जो किसी आदिवासी मंत्र जैसी लगती है। कैल के छूने से ठीक पहले बेकी के चीखने की आवाज आती है और कैल तुरंत उसकी आवाज की दिशा में दौड़ पड़ता है, टोबिन की चेतावनी को अनसुना करते हुए कि वह वहां न जाए। अचानक दिन बदल जाता है और आसमान साफ हो जाता है। चर्च वाली सड़क पर एक पेट्रोल पंप पर एक ट्रक रुकता हुआ दिखाई देता है। यह बेकी का पूर्व प्रेमी ट्रेविस है, जो भाई बहन को ढूंढने आया है। चूंकि उसे रेलवे स्टेशन पर कुछ नहीं मिलता, ट्रेविस अपनी यात्रा जारी रखता है और चर्च के पास बेकी और कैल की कार खड़ी पाता है। जब वह कार के अंदर देखता है तो उसे कीड़े और धूल दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि गाड़ी कई हफ्तों से वहां खड़ी है। ट्रेविस उनके नाम पुकारने लगता है और उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह चर्च में प्रवेश करता है, लेकिन वह भी खाली है। बाहर निकलते समय उसे जमीन पर एक किताब पड़ी दिखती है और वह उसे उठाता है तो उस पर बेकी का नाम लिखा होता है। भाई बहन के घास के मैदान में जाने के संदेह में ट्रेविस भी अंदर चला जाता है, घास को मोड़ता हुआ और सूरज की दिशा में चलता है ताकि वापस आने का रास्ता पता कर सके। दुर्भाग्य से हर बार जब वह एक कदम बढ़ाता है, घास अपने आप खुल जाती है। कुछ कदम चलने के बाद ट्रेविस को एहसास होता है कि सूरज अब सही जगह पर नहीं है, लेकिन अपनी उलझन के बावजूद वह रात होने तक चलता रहता है। थक जाने के कारण वह जमीन पर लेट जाता है और बेकी की तस्वीर को घूरने लगता है। अचानक कुछ ऐसा होता है जो ट्रेविस को चौंका देता है, टोबिन कहीं से प्रकट हो जाता है। लंबी घास में फुसफुसाहट और हंसी सुनाई देती है। टोबिन बताता है कि वह ट्रेविस का नाम जानता है और बेकी को ढूंढ रहा है और कहता है कि वह उसे बेकी तक ले जा सकता है। ट्रेविस बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चल पड़ता है, लेकिन खेत के बीचों बीच बेकी का शव देखकर वह बेहद परेशान हो जाता है। ट्रेविस बेकी से लिपटकर रोने लगता है। तभी टोबिन समझाता है कि घास में मृत शरीर नहीं हिलते, क्योंकि इससे उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। जब ट्रेविस ऊपर देखता है तो टोबिन वहां से जा चुका होता है। अगली सुबह ट्रेविस उठता है और बेकी का शव अपने बगल में देखता है। वह बेकी के शरीर से एक हार उठाता है और फिर से चलने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वह मदद के लिए पुकारने लगता है। टोबिन की आवाज आती है और ट्रेविस उसे फिर से पुकारता है ताकि वह उसे ढूंढ सके। इससे पता चलता है कि घास का मैदान किसी तरह के टाइम लूप में फंस गया है। अचानक फ्रेडी खेत में दौड़ता है और टोबिन नताली की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसके पीछे जाता है। लेकिन जो टोबिन आता है वह साफ सुथरा और स्वस्थ दिखता है और वह अपनी मां नताली, अपने पिता रॉस और कुत्ते फ्रेडी के साथ वहां मौजूद होता है। उसी क्षण ट्रेविस को एहसास होता है कि टोबिन खेत से निकल गया है और उसे अंदर वापस न आने के लिए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। लड़का अपने परिवार के पास आ रहा होता है। नताली को लगता है कि उसने टोबिन की आवाज पास ही सुनी है और उसे ढूंढने के लिए समूह से अलग हो जाती है। रात होते होते रॉस अकेले अपने परिवार को ढूंढ रहा होता है और उसे वह रहस्यमयी चट्टान मिलती है। अगली सुबह टोबिन मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, जबकि बेकी और कैल फिर से कार के साथ खेत के बाहर होते हैं। हालांकि इस बार ट्रेविस भी खेत में होता है।